पास एक जिले की जनसंख्या 3,60,000 है, जिसमें से 2,31,000 पुरुष हैं, 66% जनसंख्या साक्षर है और 66% पुरुष साक्षर है। तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर होंगी? एक तो सीधा सा है कि अगर 66% पुरुष साक्षर है, 66% पुरुष साक्षर है और 66% टोटल जनसंख्या साक्षर है, तो इसके लिए तो सीधा सा है कि 66% ही महिलाओं को साक्षर होना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो एक तो ये आंसर इससे आ गया। अगर आप ऐसा ना करना चाहो तो आपको वेटेज एवरेज वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको मेल और फीमेल की जनसंख्या का रेशियो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो फीमेल्स की जनसंख्या नहीं दी हुई है तो वो निकालेंगे, टोटल में से मेल्स की माइनस कर देंगे तो हमारे पास फीमेल्स की आ जाएगी। तो फीमेल्स की जनसंख्या हो जाएगी अपने पास, इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 129,000। ये आ गई फीमेल्स की जनसंख्या। और मेल्स की जनसंख्या अपने को दी हुई है, मेल्स की जनसंख्या है 221,000 है ना। अभी इनका रेशियो ले लेंगे तो इनको भाग दे देंगे एक दूसरे से, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, इसमें 3 का भाग चला जाएगा, ये 43 बार जा रहा है, ये 7 या 21 और 7 या 21, ये 77 बार चला जा रहा है। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूले में रख देते हैं इनका मान। फॉर्मूला 77 इंटू 66 प्लस 43 इंटू डब्लू और 77 प्लस 43 इक्वल्स टू, ये अपने को दिया हुआ है 66% है या 66 है, इसको 66% ना लिख के 66 लिख देते हैं ओनली, ये 66 है। अब देखते हैं, ये नीचे वाला जुड़ के 120 हो जाएगा, 120 इस लेफ्ट राइट हैंड साइड चला जाएगा, 77 इंटू 66 प्लस 43 डब्लू इक्वल्स टू 66 इंटू 120, ये आ गया। अब ये 77 इंटू 66, इसे हम गुणा ना करके राइट हैंड साइड भेज देते हैं, जहाँ से हमारे पास 66 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 43 इंटू डब्लू बराबर 66, 120 माइनस 77, ये आ गया 43 डब्लू इक्वल्स टू 66 इंटू 43 आ गया, इनका डिफरेंस लेंगे तो 43 से 43 दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, डब्लू इज इक्वल्स टू 66, ये तो अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक जिले की जनसंख्या 3,42,000 है, जिसमें से 2,28,000 पुरुष, 44% जनसंख्या साक्षर है और 59% पुरुष साक्षर है, तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? ये सेम ही क्वेश्चन है, इसके अंदर बस डाटा चेंज है थोड़ा सा। इसको हम उस तरीके से वेटेज एवरेज वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और इसमें हम एलिगेशन भी लगा सकते हैं। तो सबसे दोनों दोनों में ही क्या करना पड़ेगा, मेल और फीमेल की जनसंख्या का रेशियो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेल फीमेल्स की जनसंख्या निकालते हैं। तो ये फीमेल हो गई, फीमेल की जनसंख्या हो गई इसके अंदर से 4 और 1 1,14,000 फीमेल्स हो गई और मेल अपने पास थे 2,28,000। ठीक है, बिन का रेशियो ले लेंगे तो ये तो सीधा सीधा कट रहा है कि ये 2 गुना हो रहा है 1.2। ठीक है, फीमेल और मेल का रेशियो हो गया 1.2। सबसे पहले अपने को दिया हुआ है मेल 59% मेल साक्षर है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मेल और फीमेल, एलिगेशन वाले से करके दिखा रहा हूँ आपको। और टोटल जनसंख्या कितनी साक्षर है, ये 44% टोटल जनसंख्या साक्षर है, मेल 59% साक्षर है, 59% मेल साक्षर है और 44% टोटल जनसंख्या साक्षर है। और फीमेल जितनी साक्षर है उसको हम डब्ल्यू मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, तो चलो डब्ल्यू भी मान लेते हैं इसको। और अपने पास इनका रेशियो दिया हुआ है, मेल का रेशियो, मेल का फीमेल से रेशियो है 2:1,
और तो ये यहाँ वाला डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ वाला 44 माइनस डब्ल्यू, ये 1 का 15 गुना है तो ये 2 का 15 गुना होगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं 44 माइनस डब्ल्यू इक्वल्स 2 गुना 15। यहाँ से डब्ल्यू का मान अपने पास आ जाएगा 14%। तो ये तो बड़ा आंसर था, ये ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 82% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया है, यानी 82% ने मतदान किया है। डाले गए मतों में से 4% इनवैलिड पाए गए, यानी कि 4% वोट अवैध हो गए और विजयी उम्मीदवार को वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए, यानी कि जो जीतने वाला था, विनर था, उसे 60% वैलिड वोट प्राप्त हुए हैं। और हारने वाले को कितने प्राप्त हुए होंगे, 40%। और उन दोनों का अंतर कितना है, 1968। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम टोटल जो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है ये पूछा है, तो हम इसी को एन मान लेते हैं कि वोटर लिस्ट में कितने मतदाता थे, मान लेते हैं एन मतदाता थे। वोटर लिस्ट में एन मतदाता थे, इनका कितना प्रतिशत ने वोट दिया है, 82% ने, इनके 82% ने वोट दिया है और इनमें से 4% अवैध पाए गए हैं, यानी 96% वोट वैध। ये वैध वोटों की संख्या आ गई, वैध वोटों का 60%। ये मान लो कि आप कोई भी वैध वोट्स हैं, इसमें से 60% तो इसने प्राप्त कर लिए, कौन, जीतने वाले ने, और 40% हारने वाले ने प्राप्त कर लिए। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, 20%। और इस 20% का मान अपने 1968 दिया हुआ है, ठीक है। ये तो दिया हुआ है। अब इसको इसी तरह हम इसके भी 20% का मान निकाल लेंगे, 20/100, ये अपने को दिया हुआ है 1968, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए था इधर वाला। अब इसको काटेंगे हम, 82 से काट देते हैं, 82 यानी कि 164 बार चला जाएगा, तो ये 2 बार ही जाएगा। फिर यानी डिजिट 8 है ना, तो इस ये 4 बार, 4 बार चला जाएगा, यानी 24 बार आंसर आ जाएगा। ये 24 बार कट गया 1968 82 से, ठीक है। अब 24 था तो ये 4 बार कट गया, 4 बार क्या, 1 बार, सीधा 24 से काटते हैं इसको। ये 24 था यहाँ पे, ये 24 से यहाँ से 4 बार कट गया, ये 4 से 25 हो गया, नीचे ठीक से लिखते हैं इसको। ये 25 हो गया, ये 20, इसको काट देगा 5 बार। तो एन की एन गुना 1/25 इंटू 5 इंटू 100 प्लस टू 1 दिया हुआ है। तो एन की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 12500। ये अपना आंसर है, ठीक है। बी ऑप्शन आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। विजय को उसकी बिक्री राशि में पहले वर्ष में 4% की कमी और दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि प्राप्त हुई। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,50,800 है। तो 2 वर्ष पूर्व उसकी बिक्री कितनी थी। मान लिया 2 वर्ष पूर्व उसकी बिक्री एस थी, उसके बाद उसमें 4% की वृद्धि होती है, तो हम 4% को लिखते हैं 1/25, यानी कि 26/25 से कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। और फिर दूसरे वर्ष का 25% की वृद्धि होती है। 25% को किससे दर्शाते हैं, किस फ्रैक्शन से दर्शाते हैं हम, 1/4 से। तो 1/4, तो ये क्या हो जाएगा, कोई वस्तु 4 से 5 हो जाएगी। अगर 25 किसी वस्तु में 25% की वृद्धि होगी तो वो 4 से 5 हो जाएगी, ठीक है।
4 से 5 हो जाएगी और इसी का मान अपने को दिया हुआ है क्या? इसका मान अपने को दिया हुआ है 15,008 1,50,800 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं हम। देखो ये 5 बार चला गया, ये 5 बार चला गया, ये 2 बार कट जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा। 13 या 13 से ये कट जाएगा इधर वाला, 13 एकम 13 बच गए 2, 13 एकम 13 बच गया 7, 13 चिगड़ी 78 और 0 0 कट गया। एस गुना 1/10 इक्वल टू 11600, ये बच गया। अब इसको सोल्व करेंगे, एस इक्वल टू 1160000। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए ये आ गया। इसको सोल्व करने के बाद में एस जो सेल थी 2 साल पहले की, उसका मान अपने को मिल गया। इस ये आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि सक्सेसिव लगाना होता है, सक्सेसिव तरीके से करना होता है, बेसिक परसेंटेज का फॉर्मूला फंडे हैं, तो इसमें समझाने की कोई चीज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वह अपनी आय, वह क्या, रमन की आय 93,700 है। वह अपनी आय के 25% की बचत करता है। यदि उसकी बचत में 27% की वृद्धि होती है और व्यय में 40% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी, ये पूछा है अपने को। रमन की आय, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं रमन की आय कितनी है। रमन की आय है 91,700, यानी कि 91,700 रमन की आय है। मान लिया रमन की आय 100 है, ये 25% की क्या करता है, सेविंग करता है, और 75% इसका एक्सपेंडिचर है। ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है, और ये इनकम। एक फॉर्मूला होता है, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें काम में आएगा। अब बोल रहा है कि उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है, तो मान लिया 27% का चेंज हो गया। यदि उसके व्यय में 40% की वृद्धि होती है, व्यय में 40% की, यानी कि 100 का 27% तो 27 ही होगा, पर वे जो व्यय है ना, व्यय कितना है, इसका एक्सपेंडिचर है 75, तो 75 का 40% कितना होगा, 75 का 2/5, 2/5 करेंगे तो क्या होगा, 15, 15 दूनी 30, तो ये हो गया 30। तो यहाँ पे अब देखो, चेंज चेंज हो या टोटल हो, दोनों में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 27 अगर इनकम है, एक्सपेंडिचर 30 है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी -3, यानी कि डिक्रीज होगा, यानी कि सेविंग कम हो जाएंगी। माइनस का मतलब ही ये है कि सेविंग कम हो रही है, इसलिए ही माइनस आया है। ठीक है, तो ये -3 है। अब अपने को यहाँ से पता है कि 100 का मान अपने को दिया हुआ था 91,700। ठीक है, तो एक का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 917, तो 3 का मान अपने पास क्या हो जाएगा 917 इंटू 3, तो यहाँ से 7 या 21, इकाई का अंक 1 है, तो ऑप्शन देख लेंगे, इकाई का अंक केवल ए ऑप्शन में है, इसलिए आंसर अपना हो जाएगा क्या, ए ऑप्शन, 2751, यानी कि 2751 रुपए की कमी हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी कस्बे की जनसंख्या 15,250 है, इसमें दो क्रमिक वर्गों में 25% और 60% की वृद्धि होती है, यानी दो क्रमिक वर्षों में, वर्गों में नहीं, दो क्रमिक वर्षों में 25% और 60% की वृद्धि होती है, यानी पहले वर्ष 25% बढ़ी, दूसरे वर्ष 60% बढ़ी, लेकिन तीसरे वर्ष में 57% की कमी हो जाती है। ये कह रहा है कि तीसरे वर्ष 57% कम हो जाती है, और तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी, ये पूछा है कि पहले 15,250 थी
उसके बाद 25% की वृद्धि होती है, फिर उससे अगले साल 60% की वृद्धि होती है, फिर तीसरे साल 57% की कमी हो जाती है। उसके बाद में कितनी जनसंख्या हो जाएगी ये पूछा है अपने को, तो ये भी सीधा से सीधी है। इसको हम लिख लेते हैं 15,250 गुणा 25% की वृद्धि होती है तो 4 से 5 हो जाती है कोई वस्तु। फिर बोल रहा है कि 60% की वृद्धि होती है तो ये 5 से 8 हो जाती है कोई वस्तु। और फिर बोल रहा है 57% की कमी हो जाएगी तो 100 में से 57 घट जाएंगी तो 43 आ जाएगा। 43/100 यही अपना जो है न्यू न्यू नई जनसंख्या आ जाएगी। एन जी से लिखा देते हैं मैं इसको, ये एन जी हो जाएगा अपने पास। यहाँ से काट देते हैं, 2 बार चला जाएगा, ये 5 एक बार चला गया तो ये हो जाएगा 15,250 इंटू 86/100। तो अभी इसको हम एक बिंदु से तो एक बिंदु काट देंगे, ये 43 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। 5 का भाग इसमें दे देते हैं तो ये कितनी बढ़ जाएगा, 15,005। एंड ये इक्वल्स टू हो जाएगा 305 गुणा 43। अब यहाँ पे भी यूनिट डिजिट देख सकते हैं क्योंकि सारे ऑप्शंस में यूनिट डिजिट अलग अलग है। 5 की 15 यानी 5 यूनिट डिजिट आएगा तो एन जे से हम एन जे का मान अपने पास आ जाएगा 113,115 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा 13,115 जनसंख्या हो जाएगी यहाँ की। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित अनुपातों में से कौन सा सबसे बड़ा है, ये पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो पहला ए अनुपात लेते हैं। ए के अंदर जो ए ऑप्शन है उसके अंदर क्या है, 35/80 है। और बी लेते हैं, बी में क्या है, 37/56 है। सी लेते हैं, सी में क्या है, सी में है 33/54। डी में क्या है, डी में है 38/75। तो एक चीज आपको देखने को मिल रही होगी कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये लगभग क्या है, दुगने से भी ज्यादा है। 35 के दुगने से भी ज्यादा है, ये 35 के दुगने से थोड़ा कम है, थोड़ा नहीं बहुत कम है वैसे तो। और ये भी 33 33 दूना 66 के दुगने से कम है। ठीक है, और 38 दूना छिहत्तर छिहत्तर यानी ये भी दुगने से थोड़ा कम है लगभग, पर ये दो के लगभग बराबर है। और ये 66, तो ये तो 12 कम है। और 37 दूना 74, तो ये 18 कम है। ठीक है, अब एक चीज अपने को पता चल गई कि इसमें क्या होता है, भिन्न होती है ना, उसके अंदर होता है p/q, इस टाइप से लिखा जाता है। अगर q की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है ना उतनी ही छोटी इस भिन्न की वैल्यू होती है, या टोटल संख्या उतनी ही कम होती है। और अगर p जितना ज्यादा होएगा ना उतनी ही ज्यादा इस p की वैल्यू होगी। तो ये सिंपल सा लॉजिक है इसके अंदर। इस तो इस तरीके से हमें एक चीज तो पता चल गई कि जिसके अंदर 2 के पास वाला है यानी दुगने के पास है या दुगने से ज्यादा है ना, वो तो बहुत छोटा अनुपात है। तो ए अनुपात, तो ए ऑप्शन तो अपना कैंसिल हो गया और डी भी कैंसिल हो गया क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, क्योंकि इनके इनका हर है ना, हर वो बड़ा है। ठीक है, तो ये तो हो गए कैंसिल। अब देखते हैं इन दो में इन दो का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं बी और सी का। बी और सी का कंपैरिजन करके देखते हैं कि कौन बड़ा है। अब इनमें से एक चीज देखने को मिलती है अपने को, अगर दो ही अनुपात हों और उन्हें देखना हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो उनका एलसीएम लेंगे, इनके हरों का भिन्न टाइप में लिख लेंगे इनको। देखो कैसे, 37/56 और इसको लिख लेंगे हम 33/54। ठीक है,
अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे दोनों का और मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों बिंदुओं को, फिर ये नीचे 56 कैंसिल हो जाएगा और 56 कैंसिल हो जाएगा और इधर से 54 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो बच जाएगा वो ऊपर मल्टीपल हो जाएगा। और एक होता है इनका वज्र गुणा, ऐसे वज्र गुणा भी कर देते हैं कभी कभी, जिससे भी पता चल जाता है। तो 37 गुणा 54 अपन भी वज्र गुणा कर देते हैं और 33 गुणा 56। ठीक है, ये अनुपात में ले लेंगे इनको। अब देखते हैं, ये तो 18 हो गया, ये हो गया अपने पास 11, 3 से कट गया। और 18 सुनते 126, 18 की 54, 54 और 12 66। और ये हो गया अपने पास 11 का मल्टीप्लाई वाला वो लगा देंगे यहाँ पे हम, तो 616 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो यही बड़ा है, तो हम इससे ये पता चलता है कि 37/56 वाला बड़ा होएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 9 और 51 का तथ्यानुपाती x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है। तो तथ्यानुपाती का सूत्र होता है, तथ्यानुपाती का सूत्र होता है b² अपॉन a। ठीक है, ये होता है तथ्यानुपाती का सूत्र। तो इसमें हम मान रख देते हैं तथ्यानुपाती या थर्ड प्रोपोर्शनल बोल सकते हो आप इसको। तो आप इसमें लिख देते हैं 51 × 51/9। ठीक है, अब ये 3 से कट जाएगा, 3 17, 3 17। तो ये अपने पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 239। और ये अपना आंसर भी आ गया, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे बोला है किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य की 5/11 पर बेचने पर देश को 15% की हानि होती है। यदि वह इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये बोला है। अगर ये वास्तविक विक्रय मूल्य पर ना बेच के और इसे 5/11 पर बेचता है, लेकिन जो पहले वाला विक्रय मूल्य था उसके 5/11 पर बेचता है, तो इससे कितनी परसेंट की हानि होती है? 15% की हानि हो जाती है। अगर ये उस वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता है तो इसे कितना प्रतिशत लाभ होगा, ये पूछा है अपने को। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो। देखो, मान लेते हैं एक्चुअल सेलिंग प्राइस पहले वाला है और यहाँ पे न्यू सेलिंग प्राइस है और ये है अपना सीपी। ठीक है, तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस 11 है इसकी तरफ से और ये 5 है। और यहाँ पे कितना है, 15% की आनी हो रही है, तो इसको हम 1720 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। ये प्रोपोर्शनल वाला हो गया, समानुपात वाला हो गया, अनुपात समानुपात रेशियो प्रोपोर्शनल से निकाल सकते हैं इसको हम। तो इधर 5, इधर 17। ठीक है, तो ये तो हो गया 187, ये हो गया 85 और ये हो गया 100। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब बोल रहा है जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस था, एक्चुअल से सेलिंग प्राइस अपने पास 187 आ गया। तो 187 का 90% ये 100% से कितना ज्यादा है, ये कितना लाभ प्राप्त करता है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 7 7 9 63 बच गए 6, 18 9 में 162 और 6 168। और ये एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा दिया। ठीक है, सो की चीज को आप 168.3 में बेच रहे हो तो कितने का लाभ हो रहा है? 68.3 का। तो यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यापारी 57% के लाभ पर सब्जियां बेचने का दावा करता है लेकिन बेईमानी से एक ऐसे बाट का इस्तेमाल करता है जो उस पर उल्लेखित वजन से 13% कम है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है और ये पॉइंटों में पूछा है। पॉइंटों में मतलब पूर्ण संख्या पूछी है कि दो अक्षर भी ज्यादा हो तो पूर्ण संख्या कौन सी ये पूछा। ठीक है, तो अब हम सोल्व करते हैं इसको। मान लिया कोई व्यापारी है, वो 100 की चीज है, उसको बेच रहा है 157 में, तभी तो 57% का लाभ कमा पाएगा। और वो क्या कर रहा है, एक बहुत बेईमान है, वो क्या कर रहा है कि 1000 ग्राम के स्थान पर क्या कर रहा है, 970 ग्राम ही दे रहा है। 970 नहीं, 870 ग्राम, तभी तो एक 13% का लाभ कमाएगा। ठीक है, 870 ग्राम ही दे रहा है। अब क्या करेंगे हम, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आ रहा है ये 157/87 87 की वस्तु को 157 पर बेच रहा है, तो इसका लाभ कितना हो जाएगा, 70 का। तो 70 का 87 का 70 कितना परसेंट होता है, ये अपने को पूछा है। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 7000/87। ठीक है, तो ये 7 कितनी बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा। 8×7 56, हासिल की 5, 8×2 = 64, 64 और 5 69। ठीक है, यहाँ से अपने पास आ जाएगा 4, और यहाँ से आ जाएगा अपने पास 0, यानी 4 आ गया। ये आ गया अपने पास 0। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जी बाग फुट की विंडो लगा देंगे और फिर पॉइंट लगाएंगे। ये आ गया 400। और ये कितनी बार जाएगा, ये लगभग 4 बार चला जाएगा मेरे हिसाब से, 4 के समथिंग आएगा। तो ये अपने पास 80 के समथिंग आ गया आंसर। तो 80% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 80 आ गया, 79 तो है नहीं, और 85 भी नहीं जाएगा, 75 भी नहीं जाएगा, 79 से तो ज्यादा है। तो अपने पास आंसर 80 ही आएगा, इसलिए अपना आंसर हो गया सी, 80। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1200 रुपए में मैंने 1200 रुपए में टॉय गन खरीदी। मैंने टॉय पहली टॉय गन को 9% की हानि पर और दूसरी टॉय गन को 16% के लाभ पर बेच दिया। यदि कुल मिलाकर मुझे न तो हानि हुई और न ही लाभ हुआ तो पहली टॉय गन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। पहली टॉय गन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये बोल रहा है कि ना तो हानि हुई और ना ही लाभ हुआ, यानी कि दूसरी टॉय गन है उस पर लाभ हुआ ना 16%, वो क्या हो गया, पहले टॉय गन के 9% के बराबर है, यानी कि उसकी हानि पहली टॉय गन T1 का 9/10 क्या है, 9/100। ये क्या है, दूसरी टॉय गन T2 के 16% के बराबर है। यही तो बोल रहा है, इसमें सीधा सा यही है कि T1 का 9% और T2 का 16% दोनों बराबर है, ये इसका एक कंडीशन है। तो अपन यहाँ से T1/T2 निकाल लेंगे। ठीक है, तो T1/T2 कैसे निकलेगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये 16/9 बच गया। सही है, तो इन दोनों का योग 25 हो गया। 25 की वैल्यू अपने को दी हुई है 1200, तो ये 25 चौक 100,
एक की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 48। ठीक है, और अपने को बोला क्या है कि पहली टॉय गन का क्रय मूल्य क्या है। पहली टॉय गन का क्रय मूल्य पूछा है, तो पहली टॉय गन 16, 16 × 48 ये आ जाएगा इसका T1 का क्रय मूल्य। ये क्या है यहाँ पे T1 और T2 क्या है यहाँ पे इनकी क्रय मूल्य का अनुपात है। ठीक है, तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे, सीधा सा आ जाएगा इसके अंदर 16 × 128 हासिल की 12 बच जाएगी, और 16 चौक 64, 64 और 12 चिंतन 768 आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, तो ये बी आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, इस क्लास में आज इतने ही करेंगे। अगले पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।